नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मुगल एम्परर हुमायूं के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक तिमुरिद डायनेस्टी का प्रिंस, एक बहुत ही नौजवान प्रिंस बाबर, वो अपना घर समरकंद बुखारा छोड़कर काबुल की तरफ आ जाता है। काबुल भी उसे अनस्टेबल लगता है। देन ही डिसाइड्स टू इन्वेड पंजाब एंड पंजाब से आगे बढ़ते हुए ये नॉर्थ इंडिया पर बैटल ऑफ पानीपत के बाद में कब्जा जमा लेता है। लेकिन बाबर का रूल अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ था। आपको याद होगा बाबर ने 4 मेन लड़ाइयां लड़ी थी। उन लड़ाइयों के बावजूद अभी भी बाबर को चैलेंज करने वाले बहुत सारे पावर्स हैं एंड 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। 31 जनवरी 1531 में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और अगले 10 साल इसका राज रहेगा। अब ये जो 10 साल हैं इसमें हुमायूं भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ेगा और जो पूरी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस लेक्चर में आपको मल्टीपल आर्मी कैंपेन्स के बारे में मैं बताऊंगा। गुजरात, बंगाल, राजस्थान, इन सभी एरियाज में लड़ाई चल रही है और इन सभी लड़ाइयों को थोड़ा सा समझना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर पिछले लेक्चर का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मेरे कोर्सेज और लेक्चर्स से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तिमुरिद डायनेस्टी को भारत में एस्टैब्लिश करने वाले राजा का नाम है बाबर। बाबर इज ऑफन कॉल्ड एज द तिमुरिद प्रिंस। प्रिंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी वो एम्परर नहीं है, बादशाह नहीं है, उसके पास अपनी खुद की सल्तनत नहीं है। स्लोली एंड स्टडीली ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट। तो काबुल के बाद लगातार पंजाब में 20 साल तक अटैक करके कई बार ये देखने की कोशिश करी गई कि लोधी डायनेस्टी कितनी कमजोर या मजबूत है। और फाइनली बाबर अपने आप को बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी के बाद में उत्तर भारत में एस्टैब्लिश करने में सफल रहता है। और ये वाला जो वंश है जिसको हम मुगल डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, इसमें 17 बादशाह होंगे। देयर आर 17 किंग्स इन दिस डायनेस्टी, अ वेरी लॉन्ग डायनेस्टी। लगभग 300 साल तक ये चलती है। लेकिन इसमें जो मेजर पावर है मुगल डायनेस्टी का वो केवल 150 ईयर्स तक रहेगा। जो मुख्य शासनकाल है वो 1555 से लेकर सन 1707, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स का टाइम पीरियड है। और इसमें 6 इंपॉर्टेंट बादशाह हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना है। उनकी कौन सी लड़ाइयां हैं, कौन से इवेंट्स हुए इनके कार्यकाल में, आर्किटेक्चर में क्या रोल है, वो सब हमें जानना होगा। सो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लेटर मुगल्स, बहादुर शाह ऑनवर्ड्स, जितने भी अगले 10 बादशाह हैं इनको कहा जाता है लेटर मुगल्स। और ये लेटर मुगल्स कोई काम के नहीं है। 150 साल तक इन्होंने शासन किया, लेकिन इनका शासन जो है आंख बंद करो और नया बादशाह आ गया, इस तरह का रूल था। एंड दे वर वेरी वेरी वीक। सो द मुगल एम्पायर और द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड टू बिकम वीक अराउंड 1710, औरंगजेब की डेथ के कुछ समय बाद। इनफैक्ट डिक्लाइन में तो था ही, लेकिन 1720 के आसपास तो बहुत ही कमजोर हो चुका था मुगल एम्पायर। वो हम कवर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अगर आपको मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखनी है तो वो आपको स्क्रीन पर यहां अभी नजर आ रही होगी। ये वाली कहानी यानी कि बहादुर शाह से आगे वाली कहानी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआती 2 लेक्चर्स में कवर कर रखी है, उसे आप वहां से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए हम आ जाते हैं हुमायूं के टाइम पीरियड पे। तो देखिए, मुगल डायनेस्टी का जो शुरुआती टाइम पीरियड है उसमें ईयर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर के 4 साल के छोटे से शासनकाल के बाद जब हुमायूं का शासन आता है तो 1530 टू 1540 10 साल का टाइम पीरियड है। उसके बाद 15 साल बीच में गायब है। 15 साल क्यों गायब है इस लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ही वॉज नॉट द किंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स। 15 साल बाद फिर से वो भारत में आकर अपना शासन स्थापित करेगा और केवल कुछ महीनों के बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी। आफ्टर दैट हिज सन अकबर कम्स टू पावर इन 1556 और ये 50 साल का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब मुगल वंश भारत में या मुगल डायनेस्टी भारत में प्रॉपरली एस्टैब्लिश होगी। तो यहां से हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड रेन के समय की पॉलिटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बीच में सूट डायनेस्टी आएगी जिसको मैं डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि भारत में चल क्या रहा है या एशिया में क्या चल रहा है। तो याद कीजिए कि 15th सेंचुरी में तिमुरिड्स सेंट्रल एशिया में काफी पावरफुल है, लेकिन अब इनका शासन धीरे धीरे कमजोर होगा और इनकी जगह सफाविद आ जाएंगे। सफाविद का जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था, इस लेक्चर में फिर से नाम आएगा उनका। तो सफाविद डायनेस्टी ईरान की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी 1501 में। पूरे ईरान, इराक, अफगानिस्तान को वो यूनाइट कर देगी। तो तिमुरिड्स के बाद यहां पर पावर रिप्लेस होकर सफाविद आ जाएंगे इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया रीजन। ऑलराइट, यहां पर उज्बेक्स हैं, उनका रूल चल ही रहा है। अगर हम थोड़ा सा भारत में जूम इन करें तो आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत पंजाब से लेकर यहां उत्तर प्रदेश, बिहार के एरिया तक रूल कर रही है, लेकिन बंगाल इनके कंट्रोल में नहीं है। बंगाल में इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज थी जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर राजपूत स्टेट्स, स्पेशली मेवाड़ अंडर राणा संग्राम सिंह, ये बहुत ही ताकतवर बन जाता है 1510 1520 के आसपास। मालवा, गुजरात, ये सारे अलग सुल्तान के अधीन है, इनमें अपनी अपनी डायनेस्टीज चल रही हैं। ये जितने भी बहमनी किंगडम्स है इनको हमने डिस्कस किया था। खानदेश में भी एक अलग किंगडम है, यहां पर भी सुल्तान है, एक इस्लामिक डायनेस्टी रूल कर रही है। और दक्षिण में विजयनगर एम्पायर है।
उड़ीसा में गजपति किंग्स हैं, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन में जाएंगे, उनका पावर भी कमजोर होगा। तो ये पूरा डिस्कशन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, एक बार सब कुछ समेट कर देख लेते हैं। आप ये समझ पाओगे इस लेक्चर में या फिर इस मैप में कि उत्तर भारत पूरा किसी एक पावर के कंट्रोल में नहीं है। अगर कहीं पर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या लोधी डायनेस्टी पूरे नॉर्थ इंडिया को रूल कर रही थी, नो, लोधी डायनेस्टी वाज नॉट एज पावरफुल एज तुगलक्स एंड खिलजीज। उनका कंट्रोल मेनली पंजाब से लेकर बिहार तक वाला जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का क्षेत्र है उस पर हुआ करता था। पूरा वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया अलग अलग वंश या डायनेस्टीज या किंगडम्स के अधीन था, और ये बहुत ही छितराया हुआ फ्रेगमेंटेड पावर स्ट्रक्चर है। और कुछ ऐसा ही पावर स्ट्रक्चर 200 साल बाद फिर से लौट कर आएगा। तो जब हम 18वीं शताब्दी की बात करेंगे तब आपको फिर से यही इस तरह का कुछ फ्रेगमेंटेड पावर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, और तब अंग्रेज आ जाएंगे। लेकिन अब इस बीच में ये जो 200 साल हैं, 16th to 18th सेंचुरी, यानी कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय काल है, इन 200 सालों में मुगल्स इस पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर देंगे एंड फॉर सम टाइम दे विल इवन रूल अप टिल दिस एरिया, जो बहमनी सल्तनत हैं यहां तक। तो ये अभी आपको मैप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें कई सारे नाम आते रहेंगे, तो बार बार मैं मैप नहीं दिखा पाऊंगा। एक बार चाहो तो इसे पॉज करके फिर से आसानी से देख लो। तो हुमायूं 1530 दिसंबर या 1531 जनवरी इसमें गद्दी पर बैठता है, और उस वक्त उसकी एज काफी कम थी। ही वॉज जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन ऐसा नहीं है कि कच्चा खिलाड़ी है, पापा के साथ आर्मी कैंपेन में पहले बच्चे जाते थे। जो भी राजा महाराजा या बादशाहों के बच्चे हैं, दे यूज्ड टू फाइट इन वॉर्स एट द एज ऑफ 16-17, 16-17 की उम्र में लड़ाई के लिए भेज देते थे। तो ये भी 5-6 साल से अपने पापा के साथ सारी लड़ाइयों में रहा था। ही वॉज देयर एट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, सभी जगह था। लेकिन ये सबसे बड़ा बेटा है, और बाबर के 3 और बेटे हैं, अभी तीनों के नाम आगे आ जाएंगे। तो उन तीनों ने हुमायूं को पूरी जिंदगी परेशान किया। तो बाबर अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, उसको गद्दी पर बिठाकर गया। और जो सेकंड नंबर का बेटा है कामरान, कामरान को दे दिया गया काबुल, क्योंकि याद करो मुगल्स के पास अभी काबुल भी है। तो कामरान को इंचार्ज बना दिया गया कि अफगानिस्तान वाली जो टेरिटरी है जो बाबर ने कंट्रोल करी थी वो तुम संभालो, और इंडिया वाली टेरिटरी दे दी गई हुमायूं को। लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्वियस था कि हुमायूं इज द मोर पावरफुल किंग, यानी कि कामरान इज अंडर हुमायूं। हालांकि कामरान मानता नहीं था, कामरान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके बैठ गया था, और 2 बार उसने बगावत करने की भी कोशिश करी। आगे भी हुमायूं को काफी परेशान करेगा। 2 और भाई थे जिनके नाम आगे आ जाएंगे। ये दोनों भाई अपने अपने स्तर पर कभी ना कभी बगावत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भाई तो मोस्टली हुमायूं का वफादार रहता है। सो हुमायूं इज द एल्डेस्ट सन। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि हुमायूं के चैलेंजेस क्या थे। तो देखो, हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि पापा 4 लड़ाई लड़के तो चले गए, लेकिन अभी भी उत्तर भारत कंसोलिडेटेड नहीं है। यही पावर स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है कि आपके पास अभी केवल काबुल, पंजाब और ये दिल्ली आगरा तक का क्षेत्र है, इसके आगे आपका पावर नहीं है। यहां पर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में अफगान्स ताकतवर हैं। यहां पर राणा संग्राम सिंह और उनके बाद के जो वंशज हैं वो ताकतवर है। मेवाड़ इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट, ऑल्दो राणा संग्राम सिंह हैज डाइड आफ्टर बैटल ऑफ खनवा। मालवा, गुजरात, बंगाल, ये सब पावरफुल डायनेस्टीज अभी चारों तरफ से मुगल्स को घेरे हुए हैं, एटलीस्ट 3 साइड से घेरे हुए हैं। और मुगल्स के फाइनेंसेस स्टेबल नहीं थे, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, प्रॉपर जमींदारी सिस्टम या मनसबदारी सिस्टम जैसी अभी कोई व्यवस्था नहीं थी। और अफगान्स अभी भी इन्हें थ्रेटन कर रहे हैं। अफगान, जी हाँ, लोधीज के जो सपोर्टर्स थे वो अफगान अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बड़े क्षेत्र पर बैठे हैं, काबिज हैं, एंड दे विल कंटिन्यूसली हैरास हुमायूं। तो ये हुमायूं के सामने सबसे बड़े चैलेंज थे। और फाइनल चैलेंज था उसके अपने भाई, क्योंकि उसके भाइयों ने बहुत बार उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करी। जो मेजर इवेंट्स है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और बगावत का एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि बाबर ने एक बेटे को, छोटे बेटे को, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया गया था। और बदख्शन नाम का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द बदख्शन प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान टुडे। तो इस एरिया में भी एक सबसे छोटे बेटे को, जो हालांकि सिर्फ 12-13 साल का ही था, लेकिन उसको यहां का गवर्नर बना दिया गया था। तो बदख्शन जो है वो एक तरह से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का भी बॉर्डर है। टुडे दिस इज अ वेरी रिमोट एरिया, इनफैक्ट एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज अ वेरी रिमोट एरिया। आज भी बहुत मुश्किल है, यहां पर तालिबान का भी प्रॉपर कंट्रोल बदख्शन पर नहीं है। ओके, तो ये वाले वो एरियाज हैं जहां पर बाबर ने अपने बेटों को बिठाकर या फिर गवर्नर के तौर पर छोड़कर चला गया है वो। एंड नाउ दीज ब्रदर्स विल ऑल्सो फाइट अमंग्स देमसेल्व्स। तो एक तरह से अभी मुगल एम्पायर काबुल, कंधार या फिर अफगानिस्तान से लेकर जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश वाला एरिया है वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके आगे नहीं पहुंचा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। टिल अबाउट दिस प्लेस इनका एम्पायर एस्टैब्लिश्ड है। तो ये वाला लगभग एरिया अभी इनके कंट्रोल में है, जिसमें कश्मीर वगैरह कुछ इनके पास नहीं है। तो बाबर की डेथ के कुछ महीनों बाद ही छोटे भाई कामरान ने लाहौर और मुल्तान पर हमला कर दिया, इन दोनों शहरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन अल्टीमेटली हुमायूं के साथ इसका समझौता हो जाता है और ये फिर से काबुल लौट जाता है।
कुछ साल बाद ये फिर से आएगा और उस समय ये आगरा तक पहुंच जाएगा, दिल्ली आगरा को कब्जा करके वहां पर ही विल ट्राई टू हेल्प हिज ओन ब्रदर, एक दूसरा भाई बगावत करेगा तो उसकी हेल्प करने के लिए कामरान आ जाएगा। तो अभी के लिए एक बार कामरान बगावत करता है, सेटलमेंट हो जाता है, हुमायूं की आर्मी आती है, दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है। अगला बड़ा खतरा अफगान से है। अफगान अभी भी यहाँ पर जौनपुर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले एरिया में पावरफुल हैं, बिहार में भी बहुत सारे अफगान हैं, और इन्हीं अफगान में से एक आगे चल के बहुत पावरफुल हो जाएगा और उसका नाम होगा शेर शाह सूरी। तो ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के अफगान हैं ये अभी डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं हुमायूं को, और दूसरा चैलेंजर है बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो एक ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो चैलेंज बहुत बड़ा है, वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री, अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से चैलेंज आ रहा है। तो हुमायूं अगले 6 साल यही करता रह जाएगा, कभी यहां पर हमला, फिर यहां से पता चला कि इधर आर्मी आ गई है तो इधर भाग कर आओ, फिर वापस पता चला इधर आर्मी आ गई है इधर भाग कर आओ। तो ये 2-3 चक्कर तो इसके ऐसे ही लग गए हुमायूं के। तो आप देखोगे कि अगले 10 साल तक 30 से लेकर 40 तक वो लड़ता ही रहेगा। इनफैक्ट उसका पूरा जीवन ही लड़ाई में ही बीत गया। एनीवेज, तो पहले भी मुगल्स और अफगान्स के बीच में लड़ाई हो चुकी है। याद करो, बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द लोधीज एंड द मुगल्स एंड बैटल ऑफ घाघरा, ऑलरेडी 2 बैटल्स हो चुकी हैं। अब ये सेकंड फेज शुरू हो रहा है लड़ाई का, तो इसलिए कई बार इसको सेकंड अफगान मुगल वॉर भी कहते हैं, हालांकि इतना कॉमनली यूज्ड टर्म नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो लड़ाई होती है वो होती है बैटल ऑफ दोराहा की। तो ये बैटल ऑफ दोराहा कहां पर है? जौनपुर के पास में एक छोटा सा गांव है दोराहा, वहां पर लड़ाई होती है अफगान्स और हुमायूं के बीच में, और यहां पर हुमायूं जीत जाता है। तो अक्सर आप टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ोगे कि हुमायूं वाज डिफीटेड बाय द अफगान्स, लेकिन वो बाद में होगा। अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है। तो शुरुआती लड़ाई में हुमायूं की जीत होती है। इस बैटल के बाद अगला टारगेट होता है चुनार का किला। तो चुनार का किला ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में मौजूद है और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए, दिल्ली आगरा वाले रीजन से अगर आप देखेंगे इस मैप में, दिल्ली और आगरा का जो रीजन है, यहां से अगर आपको भारत में 3 दिशाओं में बढ़ना है, तो एक दिशा तो ये वाली है ईस्ट, तो इसमें जब तक आप चुनार फोर्ट को जीतकर अपने पास नहीं लाते तब तक आप बिहार की तरफ एंटर नहीं हो सकते। सेंट्रल इंडिया में जाना है तो ग्वालियर का किला आएगा, ईस्ट में जाना है तो रणथंबोर, और फिर आगे यहां पर चित्तौड़ का किला आएगा। इनको क्रॉस करके ही आप राजस्थान और गुजरात तक जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूट्स हैं भारत में। कोई भी सेंट्रल इंडियन या नॉर्थ इंडियन पावर है उसको आगे बढ़ने का यही रूट फॉलो किया जाता है, और इसी कारण से ज्यादातर लड़ाइयां इन्हीं जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। तो जौनपुर, चुनार, चित्तौड़, रणथंबोर, ग्वालियर, इन शहरों का जिक्र अक्सर इतिहास में आता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन। ऑलराइट, तो चुनार के किले में जो अफगान लीडर है उस वक्त, जो लीड कर रहा है उस पूरी लड़ाई को, उसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का नाम आगे फिर से आने वाला है। शेर शाह सूरी वॉज अ वेरी पावरफुल अफगान लीडर ऑफ दैट एरिया। अभी कहीं के राजा नहीं है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट अफगान जमींदार है। ही वॉज हिज ग्रैंडफादर वॉज अ जमींदार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोधीज। तो उस समय के ये, मतलब जमींदार टर्म गलत हो जाएगा, बस अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये जमींदार की तरह जो होते हैं ना, उसके इस तरह से इनको यहाँ पर जागीर वगैरह मिली हुई थी, एंड दैट इज वाई ही वॉज इन दिस रीजन ऑफ बिहार। तो चुनार के किले में शेरशाह सूरी हैं, लेकिन लड़ाई हुमायूं की आर्मी, मुगल आर्मी जीत जाती है। लड़ाई के बाद शेरशाह सूरी के साथ इनका समझौता होता है। यह कहा जाता है कि चुनार का किला शेरशाह सूरी के पास ही रहेगा, लेकिन अफगान्स मुगल्स के अधीन होंगे। एटलीस्ट जो शेरशाह सूरी के कंट्रोल में जो अफगान्स हैं, दे विल बी लॉयल टू द मुगल्स। और हुमायूं के पास शेरशाह सूरी अपने एक बेटे को एज हॉस्टेज भी दे देता है। बाय द वे, शेरशाह सूरी इज मच मोर ओल्डर देन हुमायूं। ठीक है, शेरशाह की एज जो है वो बाबर के बराबर थी, तो ये हुमायूं के पापा की एज के हैं। और इस एज और मिलिट्री एक्सपीरियंस का जो फायदा है वो आने वाली बैटल्स में आपको देखने को मिलेगा। अब फिर से एक बार देख लेते हैं यहां पर ये मैप। तो दिल्ली सल्तनत जो पहले यहां तक थी, अब फिर से मुगल एम्पायर भी ऑलमोस्ट यहां तक आ ही गया है। बिहार के आसपास तक ये लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी बंगाल इनके हाथ से दूर है। लेकिन बंगाल पे ये हमला करते और बंगाल की जो उस वक्त डायनेस्टी है, एक बंगाल सल्तनत में डायनेस्टी चल रही थी, उसको हटाते उससे पहले ही गुजरात में प्रॉब्लम आ जाती है। दैट इज वाई ही हैज टू नाउ गो एंड टैकल गुजरात, क्योंकि गुजरात में सुल्तान बहादुर शाह इज अटैकिंग लेफ्ट राइट, सभी को अटैक कर रहे हैं। तो ये सुल्तान बहादुर शाह मालवा पे भी हमला कर रहे हैं, यहां पर मेवाड़ पर भी हमला कर रहे हैं। तो इस वक्त शेरशाह सूरी को चुनार के किले में हराने के बाद और बैटल ऑफ दोराहा जीतने के बाद आपको लगेगा कि हुमायूं दिल्ली सल्तनत जितना एरिया तो जीत ही चुके हैं। कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये गलत भी है, क्योंकि अभी बंगाल बाकी है और बिहार पर भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि देखो, लड़ाई जीत गए, लेकिन उसके तुरंत बाद इनको यहां से निकलकर जाना पड़ा टुवर्ड्स गुजरात, क्योंकि गुजरात में सुल्तान बहादुर शाह वॉज अटैकिंग मालवा, वॉज अटैकिंग मेवाड़ एंड खानदेश। तो आसपास के सारे जो बड़े राजा हैं वो बहादुर शाह से हार रहे थे, और बहादुर शाह आगरा दिल्ली पर चढ़ाई करने की बातें कर रहा था। इसीलिए हुमायूं को तुरंत यहां ईस्टर्न इंडिया से निकलकर गुजरात की तरफ जाना पड़ा। इसीलिए
गुजरात के कैंपेन में अगले कुछ साल हुमायूं के चले जाएंगे और फिर वापस जब तक वो यहां पर सेटल होगा तब तक उसे बंगाल में आना पड़ेगा। बहादुर शाह बिलोंग टू द गुजरात सल्तनत, मुजफ्फरीद डायनेस्टी। इसका हमने जिक्र पहले के लेक्चर्स में किया है, डिटेल में डिस्कस किया था। खास करके महमूद बेगड़ा के बारे में हमने पढ़ा था, वो वाज अ वेरी पावरफुल सुल्तान। और इसी डायनेस्टी में आगे बहादुर शाह हमें देखने को मिलते हैं। बहादुर शाह ने मालवा, चित्तौड़ इन सब पर हमला किया और इनको जीत लिया था। ठीक है, चित्तौड़ पे जब इन्होंने किले को घेरा हुआ था उस समय ऐसा कहा जाता है कि रानी कर्णावती, जो कि राणा संग्राम सिंह की विडो हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखकर हुमायूं को एक राखी भेजी और कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं और आप आकर रक्षा कीजिए चित्तौड़ की। हालांकि ये वाला जो किस्सा है ये प्योरली एक किंवदंती है, इसका किसी इतिहासकार ने उस समय के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जिक्र नहीं किया है। सो इट इज मोस्टली कंसिडर्ड टू बी अ फॉल्स स्टोरी, क्योंकि ऐसी इस तरह से राखी भेजकर और एक ऐसे राजा को जिससे आप कभी मिले ही नहीं है तो हेल्प की मदद नहीं करी जाती थी मोस्टली। और राणा सांगा के जो बेटे हैं वो गद्दी पर आ चुके थे। राणा सांगा के एक बेटे की डेथ हो गई थी लड़ाई लड़ते हुए और सेकंड बेटा गद्दी पर आ गया था, लेकिन आपस में वहां पर पॉलिटिकल बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे फैमिली में, बिकॉज सम अदर ब्रदर वांटेड टू बिकम द रूलर। तो ये वहां पर आपस में रंजिश चल रही है परिवार में, और मेवाड़ में 7-8 साल काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, तो ये रानी कर्णावती जो है इनका नाम आगे फिर से आएगा। एनीवेज, सो बहादुर शाह वॉज एट चित्तौड़, चित्तौड़ के किले को घेर कर बैठे हैं और उस समय हुमायूं की आर्मी चित्तौड़ की तरफ चलना शुरू करती है। और हुमायूं इसलिए नहीं आ रहा था कि रानी कर्णावती की उसे रक्षा करनी थी, हुमायूं इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको बहादुर शाह से खतरा था, क्योंकि चित्तौड़ के बाद अगला टारगेट सीधा आगरा और दिल्ली होते, विच वर द बेस और द कोर एरिया ऑफ मुगल टेरिटरी राइट नाउ। तो इसीलिए हुमायूं अपनी आर्मी को चित्तौड़ की तरफ रवाना करता है और इससे बहादुर शाह कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है। हुमायूं ने दिल्ली में एक शहर भी बनाया जिसका नाम है दीनपना या फिर पुराना किला। अब ये किला पुराना इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर कई हजार साल से बसावट है। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट एक्सकेवेशंस हो रहे हैं पुराने किले में, वहां पर 3000 साल पुरानी वस्तुएं ऑलरेडी हमें मिल चुकी हैं। जो आर्टिफैक्ट्स वहां पर मिले हैं वो 3000 3,500 साल तक डेट किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर हजारों साल से बसावट है, लेकिन इस एरिया को फिर से एक किले के रूप में, जो आज के समय मॉडर्न डे आपको फोर्ट देखने को मिलता है दिल्ली में पुराना किला, ये सारा मोस्टली हुमायूं और शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और इसके आसपास एक शहर बसाया गया जिसका नाम है दीनपना। दीन मीन्स द सिटी ऑफ पायस पीपल एंड द सिटी ऑफ गॉड, इस तरह का इसका नाम रखा गया था। तो ये भी जो दिल्ली के 8-9 शहर हैं उनमें से एक है। तो दिल्ली ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारे अलग अलग एरियाज में बसाई गई थी, उनमें से एक सिटी है ये वाला। अगर आपको जानना है कि दिल्ली के कितने सारे हिस्टोरिक लोकेशंस हैं तो उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है स्पेशल क्लासेस में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च कर लेना दिल्ली हिस्ट्री, ये 2 कीवर्ड डालोगे आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो दिल्ली का पुराना किला मजबूत किया गया क्योंकि आगरा कैपिटल था। याद रखना, सिकंदर लोदी ने आगरा को कैपिटल बना दिया था और उसके बाद से बाबर हुमायूं ने भी आगरा का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन हुमायूं को लगने लगा था कि आगरा सेंट्रल इंडिया में ऐसी जगह है कि उस पर कोई भी हमला कर सकता है। मालवा से हमला किया जा सकता है, इधर से अफगान कर सकते हैं और इधर से बहादुर शाह की आर्मीज भी आ रही हैं। तो इसीलिए उसको दिल्ली एक सेकंड सिटी या सेकंड कैपिटल के रूप में डेवलप करना था, एंड दैट इज वाई दीनपना वाज यूज्ड एज अ कैपिटल। और अब कैपिटल फिर से आगरा से दिल्ली शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये शिफ्ट भी टेम्परेरी रहेगा। 15-20 साल बाद शेर शाह सूरी के बाद में फिर से जब अकबर पावर में आएगा तो अकबर विल शिफ्ट द कैपिटल अगेन टू आगरा। ये कुछ और फोटोज हैं पुराने किले के, आप देख सकते हैं। ये बड़ा दरवाजा है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट। अगर आप जाकर इसे देखें, इसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल के आर्किटेक्चर का फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। और ये देखो, आपका इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल ही अलग है, नीचे अलग पत्थर हैं, ऊपर अलग है, यहाँ पर अलग पत्थर लगे हुए हैं। उसका कारण ये है कि अलग अलग बादशाह या राजाओं ने इसे बनवाया था। दैट इज वाई यू विल सी मल्टीपल स्टाइल्स इन दिस कंस्ट्रक्शन इन ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली। फिर से लौट आते हैं बहादुर शाह पे। तो आपको याद होगा बहादुर शाह एक बार तो पीछे हट गया था बिकॉज हुमायूंस आर्मी वाज कमिंग टुवर्ड्स चित्तौड़, लेकिन 2 साल बाद बहादुर शाह फिर से हमला करता है चित्तौड़ पे और इस बार 1535 में वो सफल रहते हैं। बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर हमला करके वहां की आर्मी को हरा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, राणा सांगा के जो दूसरे बेटे थे गद्दी पर थे, वो आपस में ही अपने पॉलिटिकल डिस्प्यूट के कारण कमजोर हो गए थे काफी, और इसीलिए वो यहां पर लड़ाई हार भी जाते हैं पूरी तरह से। और यहां पर होता है सेकंड जौहर ऑफ चित्तौड़। पहला जौहर हुआ था व्हेन अलाउद्दीन खिलजी हैड अटैक्ड इन 1303। ये दूसरा जौहर होता है 1535 में, और तीसरा और आखिरी जौहर चित्तौड़ का होगा 1568 1568 में, जब अकबर हमला करेगा। तो ये 3 जौहर हैं चित्तौड़ के। ये वाला जौहर किया गया रानी कर्णावती के द्वारा, पिछला वाला किया गया था रानी पद्मावती के द्वारा। बहादुर शाह ने चित्तौड़ तो जीत लिया, लेकिन उसे जीतने के बाद भी ये लंबे समय तक यहां पर रह नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही खबर पहुंचती है हुमायूं के पास, तो हुमायूं अपनी आर्मी लेकर चित्तौड़ की तरफ निकल पड़ता है, और इसके कारण बहादुर शाह हैज टू स्टेप बैक फ्रॉम चित्तौड़, और ये चले जाते हैं कहां पर, मालवा की तरफ। मांडू जो कि कैपिटल था मालवा का, वहां चले जाते हैं। तो पहले पीछा करते करते हुमायूं की आर्मी चित्तौड़ तक आती है, उसके बाद मंदसौर में उनकी एक लड़ाई होती है मध्य प्रदेश में, वहां पर
बहादुर शाह की आर्मी हार जाती है, देन अगेन ही हैज़ टू गो एंड हाइड इन मांडू। मांडू में भी हुमायूं की आर्मी पहुंच जाती है एंड यहां से भी निकलकर बहादुर शाह को भागना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हुमायूं हैज नाउ ब्रॉट द फाइट टू बहादुर शाह। अभी तक हुमायूं एक कदम पीछे चल रहा था, अब वो आगे चलकर लड़ाई लड़ रहा है बहादुर शाह से। अच्छा, ये सब घटनाक्रम जब चल रहा है, इस बीच बहादुर शाह एक और बहुत स्मार्ट मूव खेलते हैं। वो ये करते हैं कि अफगान्स को पैसा और सैनिक मुहैया कराए जाते हैं हुमायूं पर हमला करने के लिए। तो इब्राहिम लोदी का एक दूर का कजिन है, वो भी एक अफगान लीडर है, तातर खान, उनको आर्मी और वेपन सप्लाई किए जाते हैं और तातर खान आगरा पर हमला कर देते हैं, हुमायूं यानी कि कैपिटल पर हमला कर देते हैं एंड हुमायूं डिफीट्स अफगान्स वंस अगेन। तो पहले हराया था दोराहा की लड़ाई में, चुनार में, और अब तीसरी बार यहां पर तातर खान को भी हराया जाता है। लेकिन अब हुमायूं को समझ में आ गया था कि ये सारा खेल बहादुर शाह का है एंड आई हैव टू डिफीट हिम, इसीलिए चित्तौड़, फिर मांडू, और मांडू के बाद वो उनके कैपिटल यानी कि सुल्तान ऑफ गुजरात के कैपिटल चांपानेर तक भी पहुंच जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हुमायूं लगातार आर्मी कैंपेन में बिजी है। ही हैज अटैक्ड और चेज द आर्मीज ऑफ बहादुर शाह टू राजस्थान, चित्तौड़, देन मालवा एंड देन टू गुजरात। तो ये कैंपेन बहुत लंबा चलता है, ये छोटा कैंपेन नहीं है, एक से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता है। चांपानेर अगर आपको याद हो तो ये कैपिटल है गुजरात के सुल्तान्स का, और ये भी जीत लिया जाता है। चांपानेर इज ऑल्सो अटैक्ड एंड कैप्चर्ड बाय द मुगल्स। बहादुर शाह अपने ही टेरिटरी में भागते भागते कहां पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं दीव। और दीव में कौन है? पोर्चुगीज। अब पोर्चुगीज इस वक्त इतने ताकतवर नहीं है, इनफैक्ट बहादुर शाह पोर्चुगीज से ज्यादा प्यार नहीं रखते थे, ही यूज्ड टू हेट देम। लेकिन अभी मजबूरी है, हुमायूं पीछे पड़ा हुआ है, तो भागकर पोर्चुगीज की शरण में जाना पड़ा। दीव में जाकर ये छुपते हैं और वहां पर पोर्चुगीज इनके साथ एक संधि साइन करवा लेते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ बसाइन। तो ये ट्रीटी ऑफ बसाइन का नाम आपको याद रखना है क्योंकि अगेन 2 और ट्रीटी ऑफ बसाइन आगे आने वाली है। अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 3 में भी इसका जिक्र किया था और वहां पर हमने पढ़ा था कि एक जहाज के ऊपर ये ट्रीटी साइन करी गई थी और इस ट्रीटी ऑफ बसाइन के माध्यम से ही जो मॉडर्न डे बॉम्बे वाला एरिया है और दमन है, ये पोर्चुगीज के पास आ गए। और फिर आगे पोर्चुगीज से बॉम्बे ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश को, 100 साल बाद 1664 में ट्रांसफर होगा, लेकिन अभी के लिए पोर्चुगीज के पास आ जाता है। तो गुजरात और मालवा इस तरह से हुमायूं के कंट्रोल में आ गए। हुमायूं और द मुगल्स नाउ कंट्रोल गुजरात एंड मालवा। दीज आर 2 वेरी लार्ज प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। उत्तर भारत या पश्चिमी भारत को आपको कंट्रोल करना है तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ये दोनों में हुमायूं अपने गवर्नर को बिठाते हैं, अपने एक भाई को यहां पर गवर्नर के तौर पर बिठाया गया, अस्कारी उसका नाम है, भाई का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भाई को, सीनियर नोबल्स को बिठाया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन लोगों में हुमायूं वाली या बाबर वाली बात नहीं है। जैसे ही हुमायूं फिर से बंगाल की तरफ जाता है, क्योंकि हुमायूं को बंगाल में फिर से प्रॉब्लम आ गई थी, वहां से फोन आ गया था कि सर आ जाओ, यहां पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जैसे ही हुमायूं गुजरात छोड़कर जाता है, मालवा और गुजरात दोनों में बगावत हो जाती है। लोकल जो वहां के नोबल्स हैं वो बहादुर शाह के भड़काने के कारण बगावत कर देते हैं और मुगल गवर्नर्स को वहां से दुम दबा के भागना पड़ता है। लिटरली उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था यहां से। एंड गुजरात अगेन फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ बहादुर शाह। और इस कमबैक में पोर्चुगीज ने इनकी मदद करी थी। पोर्चुगीज ने इनको सेना और बहुत सारी चीजें सप्लाई करी थी, पैसा दिया था, जिससे कि बहादुर शाह इस कैंपेन को चला पाते हैं एंड ही अगेन टेक्स कंट्रोल ऑफ हिज कैपिटल एंड हिज टेरिटरी। तो इस तरह से बहादुर शाह गुजरात में फिर से ताकत में तो आ जाते हैं, लेकिन ही हैज मेड अ डील विद द डेविल। पोर्चुगीज के साथ इन्होंने संधि साइन करी थी और पोर्चुगीज इनके साथ धोखा करते हैं। कुछ साल बाद ये पोर्चुगीज से फिर से मिलने जाते हैं दीव में, क्योंकि इनको दीव में परमिशन दी गई थी फैक्ट्री बनाने की और पोर्चुगीज ने वहां पर एक किला बना लिया था। दे हैड मेड द फोर्ट ऑफ दीव। तो वहां पर बातचीत करने के लिए जब ये जाते हैं बहादुर शाह, तो उनकी हत्या कर दी जाती है वाइस रॉय के जहाज के ऊपर। ये 1537 की बात है। ही इज मर्डर्ड बाय द पोर्चुगीज। और इस बीच में एक लड़ाई भी होती है, अगर आपको याद हो, हमने बैटल ऑफ दीव के बारे में पहले भी पढ़ा था। तो ये सारा घटनाक्रम पैरेलल में चल रहा है। तो ये मॉडर्न में भी आपको इसका फिर से जिक्र होगा। हमने मिडीवल के भी शुरुआती लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये सारे धागे सिमट के रहे, ऐसा नहीं है कि सब इधर उधर डोर बिखर जाए और आप एग्जाम में कुछ याद ना रख पाए। कमिंग बैक टू हुमायूंस कैंपेन, तो हुमायूं गुजरात में लड़ाइयां लड़के, गुजरात को सेटल करके, मालवा को सेटल करके आगरा आकर सांस लेते हैं कि सोचते हैं कि अब अपने घर को, अपने किले को थोड़ा एंजॉय किया जाए। इंडिया में लड़ाई लड़ लड़ के 10 साल हो गए, थोड़ा सा एंजॉय करें। उसी समय ईस्टर्न इंडिया से फोन आ जाता है कि भाई साहब यहाँ पर शेरशाह सूरी बहुत पावरफुल हो रहे हैं, आपको आना पड़ेगा इनसे लड़ाई लड़ने के लिए। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि हुमायूं का जो कैंपेन था गुजरात वाला, उस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया। कई आर्मीज इकट्ठा कर ली, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और सबसे पावरफुल जो इनका मूव था वो था सुल्तान ऑफ बंगाल पे हमला करना। तो बंगाल में उस समय एक हुसैन शाही सल्तनत चल रही थी, हुसैन शाही डायनेस्टी थी। उसके सुल्तान को हराकर, डिफीट करके लड़ाई में, और गौड़ जो कि कैपिटल है बंगाल का, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो हालांकि टेरिटरी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लेकिन वहां से पैसा बहुत सारा मिल गया। पैसा मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली आर्मी खड़ी कर सकते हो, सैनिकों को तनख्वाह दे सकते हो।
इसी बीच हुमायूं को जब ये पता चलता है कि बंगाल के अंदर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया है, तो ये अपनी आर्मी लेकर आगरा से निकल पड़ते हैं। रस्ते में फिर से चुनार का किला आता है। सेकेंड टाइम 5 साल में चुनार के किले पर लड़ाई होती है। यहाँ पर शेरशाह का एक बेटा था जो किले को लेकर बैठा था अपने कंट्रोल में, और 6 महीने तक बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। उसके बाद चुनार का किला मुगल्स के कंट्रोल में आता है, और वो भी इसलिए क्योंकि इनके पास आर्टिलरी थी, दे हैड वेरी गुड गनर्स। तो वो ऑटोमन एम्पायर से जो गनर्स लेकर आए थे उनकी मदद से फाइनली मुगल्स चुनार के किले को जीत पाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बंगाल। इस समय शेरशाह सूरी ने क्या करा, रोहतास के किले को जीत लिया। अब ध्यान रखना, भारत में 2 रोहतास के किले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक रोहतास का किला है बिहार में, जिसकी लोकेशन बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर है। सोन नदी, ये लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है स्लाइड में कहीं पर भी। सोन नदी के किनारे पर यह किला स्थित है। कैमूर की पहाड़ियां जहां खत्म होती हैं, कैमूर हिल्स समाप्त होते हैं बिहार में, वहां पर यह पहाड़ी है। बिल्कुल पहाड़ियों के समाप्ति पर सोन नदी है, यहां पर बह रही है, और ये आगे चलकर गंगा में यहां पर मिल जाती है पटना के पास में। तो ये सोन नदी और झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है, यहां पर ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों के अंत में ये रोहतास का किला है। तो पहला रोहतास किला है कहां पर, बिहार में। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोहतास है, सासाराम नाम की जगह है, वो कैपिटल है। दूसरा रोहतास का किला है आज के पाकिस्तान में। तो आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां पर भी एक रोहतास का किला है। तो अक्सर इतिहास में आप इन दोनों का नाम सुनोगे, खास करके मुगल्स के टाइम पे ही दोनों का नाम आएगा। तो ये वाला रोहतास गढ़ शेरशाह सूरी ने जीत लिया। वहां पर एक लोकल राजा थे, उनको हराकर अपनी फैमिली को यहां पर बिठाया गया, सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज उनका प्लान लंबा चौड़ा था कि मैं पहले बंगाल पे हमला करूंगा, फिर उसके बाद हुमायूं से लड़ाई लड़ूंगा, इस बीच में मेरी फैमिली सेफ रहनी चाहिए। दैट इज वाई रोहतास फोर्ट वॉज टेकन अंडर कंट्रोल ऑफ शेरशाह सूरी। और इस किले के अंदर ज्यादातर जो मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन है वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। हालांकि किला तो बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुराना किला है, लेकिन जो अभी के समय कंस्ट्रक्शन आप देखते हो वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। ये किला आगे भी इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत होती है, उस समय जो वीर कुंवर सिंह थे बिहार के, जिन्होंने बगावत करी थी, उन्होंने भी इस किले का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट उनके भाई यहां पर कई महीनों तक इस रोहतास के किले को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और अंग्रेज उन्हें हटा नहीं पाए थे, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि इसको अप्रोच करके हराना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इस किले पे 1857 के विद्रोहियों ने भी इसका इस्तेमाल किया। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 2009-10 तक यहां पर नक्सलाइट इस किले का इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, अब हो सकता है कि बीच में कुछ सालों में नहीं भी करते हो, लेकिन 2010 में ये न्यूज आई थी कि फाइनली रोहतास का किला नक्सलियों के कब्जे से सरकार ने छुड़ा लिया है। 2011 में ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था। अभी 10 साल 12 साल पहले तक यहाँ पर नक्सल भी इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी रिमोट है, जंगलों के बीच में पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, कि अभी 2010-11 तक यहाँ पर नक्सल कंट्रोल था, और इसमें नक्सल प्रॉपर बंदूकें वगैरह लेके बैठे रहते थे इस रोहतास के किले में। चलो, तो बहुत हो गई इस रोहतास किले के इतिहास के बारे में चर्चा। अभी इतना याद रखो कि चुनार में ये हार गए, लेकिन रोहतास का एक मजबूत किला इनके पास है, तो बिहार में इनका बेस है। और इसीलिए देखो, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो था, दिस वॉज द प्लेस वेयर ही बिलोंग टू। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल जो घर है वो यहीं पर है। वैसे तो अफगान है, लेकिन इनके दादा को यहीं की जागीर वगैरह मिली हुई थी इसी एरिया की, तो इसीलिए ये लोग यहां पर रहते थे। तो रोहतास का किला इसीलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट है। देन ही मूव्स ऑन टूवर्ड्स गौड़, या फिर मालदा आज के समय जो जगह है। गौड़ में जाकर इन्होंने सुल्तान हुसैन शाह को मार दिया 1538 में, और गौड़ को हराकर बंगाल अपने कंट्रोल में लेकर अपने आप को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन पीछे पीछे हुमायूं अपनी आर्मी लेकर आ ही रहे थे। 6 महीने चुनार की लड़ाई में इनके वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, पता चलता है शेर शाह इज इन गौड़, तो यहां तक हुमायूं की आर्मी आ जाती है, और लड़ाई को अवॉइड करते हुए शेर शाह सूरी अपनी आर्मी को लेकर यहां से निकल जाते हैं और सदर्न बिहार में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये बड़ा स्मार्ट मूव इन्होंने चला। क्यों? क्योंकि उस समय बारिश आने वाली थी, मॉनसून सीजन आने वाला था, और हुमायूं की आर्मी कई महीनों तक यहां पर गौड़ में फंस जाती है। इस बीच शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। शेरशाह हुमायूं को चिट्ठी लिखकर ऑफर देते हैं कि आप मुझे बंगाल का सुल्तान रहने दो, आई एम ओके विद इट, मैं बंगाल से खुश हूं, मेरे को उत्तर में आकर आप पर आगरा पर हमला नहीं करना है, आई डोंट वांट टू अटैक आगरा, केवल मुझे बंगाल का सुल्तान बनना है, पर आप रिकॉग्नाइज करो मुझे कि मैं बंगाल का सुल्तान हूं और आप मुझ पर हमला नहीं करोगे, ये मुझे प्रॉमिस चाहिए। हुमायूं मना कर देता है कि नहीं, आपने पहले भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, मैं अफगान्स पे भरोसा नहीं करता हूं, सो दैट इज वाई आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। और ये ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए ये आगे गौड़ की तरफ हमला भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हुमायूं यहां पर पहुंचते हैं तो ऑलरेडी शेरशाह सूरी यहां से निकल चुके थे, ही वॉज नॉट इन बंगाल एनी मोर। तो ये बंगाल के सुल्तान को ढूंढते हुए बंगाल गए, लेकिन सुल्तान तो वहां से अपनी आर्मी लेकर निकल चुके थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव था शेरशाह का, क्योंकि मानसून आने वाला था और हुमायूं की आर्मी
वहीं पर फंस गई। गौड़ में बहुत लंबे समय तक ये लोग फंसे रह गए, कई महीनों तक। इस बीच में बारिश का सीजन आ जाता है और इस समय शेर शाह सूरी सदर्न बिहार में पहुंचकर अपनी आर्मी को मजबूत कर देते हैं एंड ही हैज कट ऑफ हुमायूं। उनकी आर्मी, हुमायूं की आर्मी यहाँ फंसी हुई है। ऑल द मुगल फोर्सेज आर इन बंगाल और शेर शाह यहाँ पर बिहार में इनको रोक कर बैठे हैं। अब जाओ भाई तुम उत्तर प्रदेश की तरफ, देखते हैं हम कैसे जाते हो। रास्ता कट ऑफ कर दिया ना बीच में, कैसे जाओगे। अब हुमायूं और उनकी मुगल आर्मी जब बंगाल में फंसी हुई है तब एक और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होता है। हुमायूं का एक और छोटा भाई है जिसका नाम है हिंदाल। हिंदाल अपने आप को आगरा में बादशाह घोषित कर देता है। वो कहता है कि भैया आप बंगाल में ड्रीम 11 में टीम बना लो, आगरा मैं संभाल लूंगा। उसको लग रहा है कि ये वापस जिंदा आ नहीं पाएंगे बंगाल से, क्योंकि बीच में शेर शाह सूरी बैठा है बिहार में। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए हिंदाल अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। अब आप इमेजिन करो कि हुमायूं के दिल पर क्या बीती होगी। एक तो बेचारा अपने पापा के साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा है ये, और ऊपर से इसके भाइयों की बगावतें खत्म नहीं हो रही। एक भाई पहले ही बगावत कर चुका है कामरान, अब ये दूसरे भाई ने भी बगावत करी। खैर, हिंदाल जब अपने आप को बादशाह घोषित करता है तो इसको समझाने के लिए और इसकी बगावत को खत्म करने के लिए हुमायूं कामरान से मदद मांगता है। वही भाई जिसने पहले बगावत करी थी, काबुल वाला कामरान। कामरान को काबुल में चिट्ठी लिखी जाती है और बुलाया जाता है कि कामरान तुम आकर इसको समझाओ और इसकी बगावत खत्म करो। कामरान बोलता है बिल्कुल, आई विल कम, आई एम रेडी। ये एक्चुअली खुद मौका ढूंढ रहा था कि फिर से मैं बगावत करूं, कैसे करूं, तो इसको मौका मिल गया। ये अपनी आर्मी लेकर काबुल से, पंजाब से होते हुए आगरा पहुंच जाता है और हिंदाल को बोलता है कि अब तुम हटो, मैं बैठूंगा गद्दी पे, तो अब तुम भी जाकर ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, आई विल बिकम द बादशाह ऑफ आगरा। अब हुमायूं और परेशान, ये मेरे दो भाई मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं। तो एनीवेज ये दोनों भाइयों की बगावत जो है ये चली ही है और हुमायूं इस वक्त अपनी आर्मी को लेकर ही स्टार्ट्स टू कम बैक टूवर्ड्स आगरा। तो ये जो 3-4 महीने गौड़ में इनके वेस्ट हो गए, इसके कारण इनकी आर्मी को बहुत नुकसान हुआ। बारिश के कारण बीमारियां बहुत फैली, कई सैनिकों की बीमारी में डेथ हो जाती है और अब एक थोड़ी कमजोर आर्मी लेकर हुमायूं वापस लौट रहे हैं। और ये जब लौटते हैं तो रास्ते में चौसा नाम की एक जगह आती है बक्सर के पास में। यहाँ इनकी बहुत मेजर लड़ाई होती है शेर शाह सूरी के साथ। सो ही स्टार्ट्स फ्रॉम मालदा और यहाँ चौसा, जो बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, चौसा नाम का एक गांव है, बक्सर जिला जो है वहां पर आता है। ये बक्सर से 10-20 किलोमीटर कुछ दूर है। तो यहाँ पर ये बैटल होती है। याद रखना इतिहास में 2 बैटल ऑफ बक्सर हैं। दूसरी अंग्रेजों वाली बैटल ऑफ बक्सर होगी जो 1764 में होगी, और ये वाली बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ चौसा जो है होती है 1539 में। इसके अंदर हुमायूं की हार होती है। अगले साल 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज है, इसमें भी हुमायूं की हार है। तो हुमायूं और शेरशाह की 2 मेजर बैटल्स होती हैं। पहले हुमायूं बहुत सारी छोटी बड़ी लड़ाइयां जीत चुके हैं, लेकिन इन 2 मेजर लड़ाइयों में हुमायूं की डिफीट होगी। तो पहली है बैटल ऑफ चौसा 1539। मुगल आर्मी का जो बचा कुचा हिस्सा था वो यहां पर काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुमायूं बमुश्किल अपनी जान बचाकर यहां से भाग पाते हैं। और इनकी जान क्यों बचती है? क्योंकि ये गंगा नदी में कूद जाते हैं। तो गंगा नदी के किनारे लड़ाई हुई थी और नदी में कूद जाते हैं और एक भिश्ती हुमायूं की जान बचाता है। भिश्ती कौन होते हैं? ट्रेडिशनली इस तरह से भिश्ती पानी लेकर घुमा करते थे। जिनको पानी की जरूरत है, पीने का पानी या और भी किसी जरूरत के लिए, उनको ये पानी दे दिया जाता था। अब तो कोई आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अभी 10-12 साल पहले तक आप दिल्ली में चांदनी चौक वाले एरिया में जाते तो आपको इस तरह के लोग दिख जाते। तो ये पानी जो है मोस्टली लेदर बैग्स के अंदर, बकरे या फिर भैंस की स्किन के अंदर ये बैग बनाया जाता है ताकि गर्मियों में ठंडा रहे। तो इसका इस्तेमाल आप एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट की तरफ भी कर सकते हो। इसमें से पानी निकाल दो और इसमें हवा भर दो, तो इसको नदी क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले ट्रेडिशनली। तो हुमायूं को जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ता है और यहाँ पर एक भिश्ती जो लोगों को नदी पार कराया करता था वो हुमायूं की जान बचाता है। और ऐसा कहते हैं, इसका अगेन कोई प्रूफ नहीं है, कि हुमायूं ने उसे कहा था कि तुझे मैं 1 दिन के लिए राजा बना दूंगा या तू कुछ भी मांग तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा मुझे 1 दिन के लिए राजा बनना है, तो उसको 1 दिन के लिए बाद में गद्दी पे भी बिठाया गया था इसी भिश्ती को। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो ये एक ब्रिटिश कालीन फोटो है लगभग 100 साल पुराना, जिसमें कुछ लोग ये बफेलो स्किन को एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हवा भरी जा रही है और फिर इसका इस्तेमाल नदी को क्रॉस करने के लिए किया जाएगा। कमिंग बैक टू द बैटल, तो यहां पर शेरशाह की जीत होती है और शेरशाह सूरी अभी पूरे बिहार और बंगाल को रूल कर रहे हैं। कुछ महीने ये यहां पर खुश हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन अब इनको लगने लगता है कि जब मैं पूरे ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स का रूलर बन चुका हूं, तो क्यों ना हुमायूं को हराकर पूरे नॉर्थ इंडिया का रूलर बन जाया जाए। हुमायूं ऑलरेडी कमजोर है और अब ये सबको पता है कि इनकी भाइयों की आपस में लड़ाई चल रही है। देयर इज अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन अमंग द ब्रदर्स ऑफ हुमायूं। तो अब इस मौके का फायदा उठाने का पूरा टाइम आ चुका है। इट इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट द मुगल एम्पायर। तो इसीलिए लगभग 1 साल बाद शेर शाह सूरी अपनी आर्मी लेकर उत्तर दिशा में बढ़ जाते हैं और कन्नौज के पास में सेंट्रल उत्तर प्रदेश में एक जगह है बिलग्राम, विच इज अगेन 10-20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कन्नौज। यहां पर लड़ाई होती है 1540 में।
तो 1539 में बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ बक्सर, दोनों नामों से इसे जाना जाता है, और दूसरी लड़ाई बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में होती है। यहां पर हुमायूं अपनी आर्मी के एक एक सैनिक को गंवा देता है। बमुश्किल अपने 30-40 सैनिकों के साथ हुमायूं लड़ाई के मैदान से भागने में सफल होता है, और हुमायूं खुद अपनी जान बचाकर यहां से भागते हैं, आगरा पहुंचते हैं। पीछे पीछे शेरशाह सूरी की आर्मी आगरा आ जाती है। दिल्ली पहुंचते हैं, शेरशाह को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके चिट्ठी लिखते हैं कि मुझे दिल्ली में रहने दो। शेरशाह बोलता है नहीं। फिर वहां से लाहौर चले जाते हैं। लाहौर में उनका भाई कामरान वहां पर बैठा है, बोलता है भैया मैं आ रहा था आपकी मदद करने के लिए। कामरान को पता नहीं क्या बोला होगा हुमायूं ने, तो ये कामरान से बोलते हैं कि अच्छा चल अभी तेरे पास आर्मी है, लेट्स गो एंड फाइट। कामरान फिर से मना कर देता है, बोले नहीं नहीं भैया शेरशाह से नहीं लड़ सकते। इनफैक्ट कामरान टॉक्स विद शेरशाह सूरी, उसको चिट्ठी लिख के बोलता है कि ये हुमायूं को मैं तुम्हें सौंप देता हूं, तुम ये मुझे इंश्योर कर दो कि पंजाब मेरा। शेरशाह सूरी बोलता है कि मैं किसी भी भाई से डील नहीं करूंगा, मुझे तो पूरा पंजाब चाहिए, पूरा इंडिया चाहिए, तुम अपने काबुल में जाकर वापस रहो। दैट इज वॉट शेरशाह राइट्स टू कामरान। तो अब ये भाइयों के अंदर भी झगड़ा हो गया है। तो अल्टीमेटली ये लड़ाइयां हारने के बाद हुमायूं के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ही हैज टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। तो ये हेल्प मांगने के लिए निकल पड़ता है सिंध की तरफ। तो पहले तो ये दिल्ली लाहौर यहां पर गए, उसके बाद ये सिंध की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सिंध में जो लोकल रूलर्स थे वो अभी भी इनके प्रति वफादार थे। तो इनको ऐसा लगा कि यहां पर जाकर मैं आर्मी इकट्ठी करके अगेन हमला कर पाऊंगा। इसके लिए ये थार रेगिस्तान से होते हुए गुजरते हैं, और इसी रास्ते में हुमायूं की स्थिति बहुत खराब है। रेगिस्तान की इसी कठिन यात्रा के दौरान हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म होता है। ये जन्म हुआ था अमरकोट नाम की एक जगह में। तो ये अमरकोट की लोकेशन है सिंध में, इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट। तो ये अमरकोट जो है एक हिंदू राजपूत रूलर की रियासत थी। इन्होंने हुमायूं को शरण दी, और हुमायूं इस परोपकार को कभी नहीं भूलता है। इनफैक्ट अकबर को भी नहीं भूलने देता है, क्योंकि जब ये भाग रहा है ना तो इसको अपने भाइयों ने शरण नहीं दी है, लेकिन इसको एक राजपूत राजा ने यहां पर शरण दे दी। तो दिस हैज अ बिग इंपैक्ट ऑन हुमायूं इन कमिंग ईयर्स। आप देखेंगे कैसे। और बाय द वे जो सिंध के अमीर हैं या फिर सिंध के जो लोकल रूलर्स हैं, ये कोशिश करते हैं इसके लिए आर्मी रेज करने की, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाते। कुल मिलाकर हुमायूं यहां से थक हार कर असफल होकर कोशिश करता है कि मैं फिर से काबुल चला जाऊं, काबुल कंधार में जो मेरी टेरिटरी है, जो मेरे पापा की टेरिटरी है। लेकिन वहां पर अगेन कौन बैठा है? वही कामरान, जो लाहौर से अगेन काबुल में जाकर रूल कर रहा है। तो जब हुमायूं यहां पर अफगानिस्तान पहुंचता है तो उसे लगता है कि मेरा छोटा भाई मेरे स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाएगा। लेकिन जो छोटे भाई हैं कामरान, ये अपने दूसरे भाइयों को कहते हैं कि जाकर बड़े भैया का सर काट कर मेरे लिए लेकर आ जाओ, गो एंड किल हुमायूं फॉर मी। लेकिन जो छोटे वाले भाई है हिंदाल, अस्कारी, इनके दिल अब थोड़े से पसीज गए। ये आकर बड़े भैया से हाथ जोड़ लेते हैं कि देखो भैया आप अफगानिस्तान से निकल जाओ, हम कामरान भैया के साथ हैं, लेकिन आप यहां पर मत रहो। तो बेचारा हुमायूं फिर से एक लंबी यात्रा करता है, पूरे अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों को क्रॉस करते हुए ईरान चला जाता है। एंड ईरान में राजा जो है, वहाँ के लोकल राजा, वो इसका स्वागत करते हैं। बड़े भव्य तरीके से इसको वहाँ रहा जाता है। इसको बड़ा महल दिया जाता है रहने के लिए कि आप रहो आराम से, आपको आर्मी भी दूंगा मैं, आपको आर्मी की मदद दी जाएगी। 12,000 सैनिक दिए गए बाद में इसे कि तुम जाकर अपने भाइयों से अफगानिस्तान तो एटलीस्ट ले लो, काबुल कंधार तो जीत लो। और जिस राजा ने हुमायूं को शरण दी थी वो एक सफाविद राजा है। याद करो 1501 में सफाविद डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो गई थी। 1501 में सफाविद डायनेस्टी की स्थापना होती है, और उसके दूसरे रूलर थे शाह तहमास्प द फर्स्ट। तहमास्प द फर्स्ट ने हुमायूं को शरण दी और हुमायूं को कई सारे लेसन्स भी दिए। इनको दिखाया कि देखो इस तरह से शासन होता है। तहमास्प इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल रूलर्स ऑफ ईरान। इन्होंने भी 50 साल शासन किया और बहुत सक्सेसफुल रहे थे ये शासन में। तो इन्होंने हुमायूं को बहुत सारे राजपाट के गुण दिए, ऐसे काम में लेना, ऐसे करना, वैसे करना। और ये सारी कई पॉलिसीज बाद में हुमायूं आकर इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी उससे पहले ही। ओके, अब हुमायूं इंडिया में फेल क्यों हुआ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1, ही कुड नेवर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अफगान पावर। उसे लगता था कि मैंने अफगान्स को एक लड़ाई में हरा दिया तो सारे अफगान शांत बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अफगान्स का जो सोशल सिस्टम है, सोसाइटल सिस्टम है, वो काफी ट्राइबल नेचर का होता है। अगर कोई एक व्यक्ति बहुत मजबूत है तो सब उसके पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर वो एक व्यक्ति हार भी जाता है तो ऐसा नहीं कि पूरा पावर खत्म है, लोग दूसरा पावरफुल फिगर ढूंढ लेंगे, और यही होता है। तो अफगान्स को हराना बहुत मुश्किल रहा हुमायूं के लिए, बिकॉज हुमायूं कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सेकेंड, मेनी अफगान ट्राइब्स दे यूनाइटेड व्हेनेवर देयर वाज अ केपेबल लीडर, और इनको कई सारे केपेबल लीडर मिल जाते हैं। इब्राहिम लोदी के बाद में बहलोल लोदी मिल जाएंगे इनको, उसके बाद शेर शाह सूरी मिल जाएंगे, तातर खान मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग इस तरह से मिल गए। लास्ट, हुमायूं कुड नॉट विन ओवर द लोकल जमींदार, क्योंकि ज्यादातर जमींदार अफगान ही थे इस क्षेत्र के। तो लोकल जमींदार या फिर लोकल नोबिलिटी आपके फेवर में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम नोबिलिटी हो। अगर वो आपके साथ नहीं है तो फिर आप शासन कर ही नहीं पाओगे।
और इसी प्रॉब्लम को अकबर ने सॉल्व कर दिया। अकबर ने जो सबसे बड़ा भारत में पावर ग्रुप था राजपूत, उनको अपने साइड में कर लिया। कैसे किया आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। और शेर शाह सूरी का शासन भारत में 1540 में शुरू होता है, आफ्टर बैटल ऑफ बिलग्राम। 1540 से लेकर 1555 तक ये सूरी डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया को रूल करेगी, और इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग चेकआउट। तो कमेंट में नीचे आपको जो लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वो आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में सारी जानकारियां दे देंगे। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवाई जाती है। ऑप्शनल का अलग से सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तैयारी से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं। जब भी आप इस नंबर पर कॉल करें, आप उन्हें यह जरूर बोलें कि आप महिपाल सर का वीडियो देखकर इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको आगे गाइड करना है, यूपीएससी के लिए गाइड करना है। ये सारी जानकारी डिटेल में उन्हें मिल जाएगी। नवंबर एक्सटेंशन ऑफर के तहत अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस वक्त मिल जाएगी। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 15th of November। और सारे कोर्सेज हमारे ईएमआई पर भी अवेलेबल हैं। हर हफ्ते नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सीसैट का भी हमने एक अलग से बैच लॉन्च कर दिया है जो 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही फायदेमंद है, इसको भी आप जरूर देखिए, अवेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।